रतलाम की ओर रुख कर रहे हैं। रतलाम अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। जिसने रतलाम के सेव नहीं खाए उसने कुछ नहीं खाया। तो ऐसे प्रतिष्ठित शहर का महापौर चुना जाना अपने आप में गर्व की बात है। इस बार यह गर्व भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में एक बार फिर आया है और यह हिस्से में आने का कारण बने हैं प्रहलाद पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी ने काफी मशक्कत के बाद उम्मीदवार के तौर पर तय किए थे। जनता ने लेकिन अपनी तरफ से उदारता के साथ वोट दिए और तकरीबन 8,000 मतों के अंतर के साथ प्रहलाद पटेल महापौर के पद पर पहुंचने में सफल रहे। तो सीधे रुख करते हैं रतलाम का, जहां पर प्रहलाद पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत बधाई। और जानने में बड़ी रुचि हमारी यह है कि भाजपा को इतनी मशक्कत क्यों लगी थी आपका नाम तय करने में, और आपका ही क्या, कांग्रेस को भी बड़ी मशक्कत लगी थी अपना उम्मीदवार तय करने में। ये रतलाम में है क्या, दोनों राजनीतिक दलों को पसीना आ गया था प्रत्याशी तय करने में? थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्यों आपके नाम पर इतना असमंजस था? नाम पर असमंजस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जी और हमारा एक बड़ा परिवार हो गया है जी और सबकी ये इच्छा होती है कि मुझे मौका मिले। जी और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में जीत वाला चेहरा चुनना बड़ी मशक्कत का काम हो जाता है। जी और हमारे यहाँ पर पिछले 3 बार से महापौर बीजेपी के रहे हैं और इस बार चौथी बार भी महापौर बीजेपी के बने हैं। जी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनता में नाराजगी लगातार एक ही सरकार के लिए आ जाती है। जी इसलिए चेहरा व्यवस्थित ढूंढना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। जी और मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को, एक किसान परिवार से मैं हूँ, जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं हमारा जो शहर का नेतृत्व है, माननीय चेतन जी कश्यप साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागणों ने मुझे चुना और मेरा नाम ऊपर तक ले गए। जी और धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, वीडी भाई साहब को, हमारे संगठन के सभी बड़े नेताओं को, जिन्होंने मेरे नाम पर मोहर लगाई और रतलाम की सेवा करने के लिए मुझे चुना। तो प्रहलाद जी, मेरी ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि तमाम बड़े नेता रतलाम में मौजूद थे, इसके बावजूद भी भरोसा आप जैसे छोटे कार्यकर्ता के प्रति पार्टी ने जताया। मैं नहीं कह रहा हूँ छोटा कार्यकर्ता, आपने ही मुझे बताया कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये बड़े नेताओं को खारिज करके छोटे कार्यकर्ता पे भरोसा कैसे आया? मेरा परिवार एक जनसंघ का परिवार रहा जी। मैं शुरू से खेती बाड़ी करता रहा, संघर्षों का जीवन रहा मेरा जी। वो संघर्ष करते करते मैं इस मुकाम पर आया हूँ। जी। मुझे मेरे गुरुदेव और मेरे माता पिता का भरपूर आशीर्वाद रहा। जी। माननीय चेतन जी कश्यप साहब का मुझ पर एक भरोसा है। मैं पूर्व में पार्षद रहा। जी। अभी वर्तमान में पार्षद ही था मैं जब पहली बार चुना गया था। जी। और रतलाम में लगभग सबसे अधिक वोटों से मैं चुनाव जीता था। जी। तो पटरी पार एक अलकापुरी क्षेत्र है, वो मेरा वार्ड था। जी। वार्ड नंबर 7, वहां मैं पार्षद बना। जी। और उस वार्ड को मैंने शहर में नंबर 1 वार्ड बनाया पार्षद रहते हुए। मैं एमआईसी में भी नहीं रहा जी। मैं एज ए पार्षद ही रहा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी में पिछले 92 से काम कर रहा था। जी। और आज मेरे कार्य को, मेरी ईमानदारी को, मेरी निष्ठा को ये पुरस्कार मिला। तो कार्य को, ईमानदारी को, निष्ठा को, इन तीनों को सामूहिक रूप से एक्नॉलेज किया गया और उसके तहत प्रहलाद पटेल पर पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर भरोसा किया। पर आपसे जानने में दिलचस्पी है प्रहलाद जी, आप तो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अपनी तरह से आप कार्यकर्ता बताते हैं, पर आपके समर्थक आपको बड़ा यार नेता भी बताते हैं। हम लोग आपको नेता के तौर पर ही जानते हैं। आपसे जानना ये चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के परिणाम भाजपा के लिए कुछ अटपटे से रहे, बढ़त रही पर क्लीन स्वीप नहीं हुआ। पर रतलाम अपवाद है, इसमें आप महापौर के पद पर भी जीते, साथ साथ निगम में भी आपका ठीक ठाक तरीके से कब्जा हुआ है। तो बाकी जगहों से रतलाम का फैसला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? कांग्रेस ठीक से लड़ी नहीं या रतलाम का समीकरण कुछ और था? थोड़ा इस पे आपने मनन तो किया होगा। रतलाम में देखिए, विकास के लिए लोग वोट करते हैं जी। और पूर्व में यहाँ की जो परिषदें रही हैं जी। उनका भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन इतना खराब नहीं रहा। जी। हर परिषद में कार्य हुए हैं। और हमारे यहाँ जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं माननीय चेतन जी कश्यप साहब जी। विधायक जी हमारे, उनके कार्यकाल जो कार्य हुए हैं पिछले 9 वर्षों में, जी। वो लोगों के जहन में थे। जी। और थोड़ा जो गुस्सा लोगों में दिखा था वो अविकसित कॉलोनियों के कारण दिखा था।
जी क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमारी पूर्व परिषद में सभी मध्य प्रदेश की जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी जी उनको वैध कर दिया था जी और उनमें कार्य भी शुरू हो गए थे और अचानक से चुनाव आए और सरकार बदल गई। और सरकार बदलने के बाद जो भी कार्य माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने लागू किए थे, जिसमें से एक अवैध कॉलोनी का भी काम था, माननीय कमलनाथ जी ने बैठते ही उनके सारे कार्य को निरस्त कर दिया। जी तो कहीं ना कहीं जनता जो दुख सहन कर रही थी अवैध कॉलोनी में, उनको जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उसके पीछे कमलनाथ की भ्रष्ट सरकार थी। जी उन्होंने वापस से इन कॉलोनियों को क्या सोचकर अवैध किया, जी जबकि हमारे रतलाम शहर जैसी पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर अवैध कॉलोनियों में लोग रहते हैं। आज जो भी कष्ट उनको हो रहा है वो कमलनाथ की सरकार के कारण हो रहा है। जी अब हमारी सरकार में वो चीजें वापस फिर से चालू की जाएगी। जैसे अमृत योजना में हमारे यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, अमृत सागर तालाब का, वो रोक दिया गया था, उसको हम फिर से चालू करेंगे। वहाँ का एक बड़ा बगीचा है, उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाना है हमको। एक तालाब हमारा बरबड़ हनुमान ताल है, उसके अंदर हमें अमृत योजना में वहाँ पर भी बड़े कार्य करने हैं, उसकी सुंदरता में काम करने हैं। वहाँ पे नौका विहार का कार्य शुरू करना है, अमृत सागर तालाब में भी नौका विहार चालू करना है। ऐसे ही हमने एक रीजनल पार्क का भी प्लान बनाया है, 30 बीघे का एक रीजनल पार्क भी हम शहर को देना चाहेंगे। रतलाम में यातायात की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बीच पुराने शहर में डिस्टर्ब हो जाती है। जी सड़कें तो हमारी मास्टर प्लान में सब चौड़ी नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर मकानों का, दुकानों का कब्जा है। जनता को समझाना होगा आगे से कि आप अपना थोड़ा सा जो अतिक्रमण है वो हटा लें, तो सड़कें चौड़ी हो जाएगी और यातायात भी सुलभ हो जाएगा। इसमें जनता का सहयोग हमें चाहिएगा। जी। तो आपने इतनी चीजें बताया, आपकी बातचीत से ऐसा लगा कि आपकी जीत में सबकी तो बड़ी भूमिका है, पर सबसे बड़ी भूमिका कमलनाथ सरकार की है। कमलनाथ सरकार ने ये काम बंद कर दिया, कमलनाथ सरकार के कारण ये चीज उलझ गई, ऐसा आप बता रहे हैं। तो माननीय कमलनाथ जी के प्रति वाकई धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए अब इस कार्यक्रम में कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बड़ा आभारी हूं, उनके विशेष प्रयासों के चलते मुझे और मेरी पार्टी को ऐसी जीत मिली। ऐसा कोई इरादा है क्या आपका? ये आपने कह दिया तो सही कह रहे हैं आप। जी, तो मैं ठीक कह रहा हूं ये आपका कहना है, लेकिन आपसे एक बात जानना चाहता हूं प्रहलाद जी, आप अवैध कॉलोनी को वैध कराने के संदर्भ में लिए गए फैसले का उल्लेख कर रहे हैं, कितना जायज मानते हैं आप निजी तौर पर जनप्रतिनिधि होने के नाते कि लोग अवैध कॉलोनी काटें और बाद में उनमें प्लॉट खरीदने वालों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के नाम पर, उनके कष्ट के नाम पर उस अवैध को वैध कर दिया जाए? अगर ये सिलसिला चलेगा तो नियम कायदे कानून के संदर्भ में बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत रीति नीति का क्या होगा? ये 2014 के बाद की जो कॉलोनियां हैं उन्हीं जी को किया जाएगा। 2014 के बाद की किसी भी कॉलोनी को वैध नहीं माना जाएगा। जी इसी तरह की बहुत सी अविकसित कॉलोनियां भी है, उनको हमारी पार्टी या हमारी सरकार इस एजेंडे में नहीं ले रही है। उसमें तो अविकसित कॉलोनियों में वो जो कॉलोनाइजर दोषी हैं जी उनको ही टारगेट किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा। प्रहलाद जी, आपकी इतिहास में थोड़ी रुचि तो होगी ना। ऐसी बात 1990 के समय पे भी कही गई, 2000 के समय पे भी बात कही गई, 2010 के समय पे भी बात की गई। जब चुनाव आने होते हैं उससे 5 साल पहले तक के हर अवैध को वैध कर देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता है ये सिलसिला थमना चाहिए? आप शहर सरकार के मुखिया बने हैं, इस संदर्भ में कोई स्पष्ट राय तो रखते होंगे ना। ये कौन सा सिलसिला है कि हर चुनाव के मौके पर एक विषय बना लिया जाता है अवैध कॉलोनियों को वैध करने का, और सारे राजनीतिक दल वोट पाने की खातिर इस अभियान का हिस्सा बन जाते हैं और कुल मिलाकर अवैध अचानक वैध के तौर पर दिखाई देने लगती है? देखिए, हमारी जनता उन कॉलोनियों में रहती है जी और राजनेता तो जनता की सेवा करने के लिए ही होते हैं। जी जब सीधी सी बात है कि जो विकसित कॉलोनियां होती है उसके अंदर प्लॉट की कीमत ज्यादा होती है, 3000, 2100, 5000 रुपये प्लॉट की भी होती है स्क्वायर फीट की। जी और ये जो अवैध कॉलोनी होती है ये शासकीय भूमि पे, मैं अवैध और अविकसित कॉलोनी का आपको परिभाषा बताता हूँ। जी अविकसित कॉलोनी वो होती है जो कॉलोनाइजर ने पूरी तरह से उसके अंदर सुविधाएं नहीं दी और रोड, डांबर के रोड की जगह उसमें से ये मोरम के रोड बना दिए, बगीचे के लिए जमीन छोड़ी नहीं, टंकी नहीं बनाई, सिर्फ एक टुकड़ा उन्होंने अलग अलग तरीके से काट दिया और लाभ कमा के वो कम पैसे में उपभोक्ताओं को प्लाट बेच के चले जाते हैं। जी वो होती है अविकसित कॉलोनी। जी
उसमें कोलोनाइजर पूरी तरह से सुविधा नहीं देता है। ना बाउंड्री वॉल होती है, ना बगीचा होता है, ना टंकी होती है, ना पानी की पाइपलाइन होती है, ना सीवरेज होता है, कुछ भी नहीं होता है। जी लेकिन वो सस्ते प्लॉट के चक्कर में जनता उसमें आके बस जाती है। तो अवैध कॉलोनी वो होती है, जहां तक मेरा ख्याल है कि शासकीय भूमि पे लोग अपना आशियाना बना लेते हैं। जी वो उस तरह के लोग होते हैं जो अविकसित कॉलोनी में भी प्लाट नहीं खरीद सकते हैं। जी तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, माननीय मोदी जी का तो सपना है, और यहाँ तक कि हमारे विधायक चेतन जी कश्यप साहब का भी सपना है कि हमारा शहर झुग्गी मुक्त हो। जी इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के जो कार्य चल रहे हैं, वो हमारे रतलाम में सबसे तेजी से चल रहे हैं। जी करीब करीब 3,000 से भी ज्यादा अभी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी बिल्डिंगें बन रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डिंगें बन रही है। अब हमारे यहाँ से झुग्गियां धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है, और बहुत जल्दी इनको अपने अपने फ्लैट मिल जाएंगे। इसमें हमारे यहाँ से माननीय चेतन जी कश्यप साहब ने तो 7.5 करोड़ रुपए अपने फाउंडेशन से, जो पहली किस्त नहीं भर सकते हैं उनके लिए भी एक फाउंडेशन बनाया है, जी और करीब 45 लाख रुपए की सहायता उन्होंने दी भी है। जी तो एक हम बात तो बताइए चाहते प्रहलाद जी, हैं। आप ये चेतन कश्यप जी से बड़े अभिभूत दिखाई दे रहे हैं। कमाल है। हम रतलाम के सबसे बड़े नेता के तौर पर भाजपा के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी जी को जाने कितने दशकों से जानते थे, पर हमें पता चला कि हिम्मत कोठारी जी की तो हिम्मत का कहीं आता पता नहीं है। जो कुछ भी है वो चेतन जी की चेतना से ही सब कुछ ओतप्रोत हो गया है। थोड़ा इस पर भी दृष्टि दीजिए, क्या हो गया ये परिवर्तन? जी कोठारी साहब जननायक रहे हैं, जी उनका भी समय रहा। जब जब भी वो विधायक रहे तब सरकारें नहीं रही, जी और उनका कार्यकाल मंत्री का रहा शायद 2.5 साल 5 साल ऐसा कुछ रहा। जी उस पीरियड में जो उन्होंने कार्य किए वो एक समय की बात थी। और जी जब चेतन जी का युग आया, जी तो माननीय चेतन जी कश्यप साहब के युग में विकास कार्य बहुत फास्ट हुए। जी और उनके भाग्य कहें या रतलाम के भाग्य की, वो हम जो यहाँ पे विधायक के रूप में आए। जी और माननीय विधायक जी का भाग्य उज्जवल इसलिए भी है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और यहाँ हमें एक ईमानदार विधायक मिले जिनकी सोच विकास की है। नहीं तो भाजपा का भाग्य संवर गया, केंद्रीय इकाई का भाग्य संवर गया, राज्य इकाई का भाग्य संवर गया, पर स्वयं चेतन कश्यप जी का भाग्य क्यों नहीं संवरा? चेतन जी इतने प्रभावी नेता हैं, इतने लोकप्रिय नेता हैं, जन नेता हैं, उनका दौर आ चुका है, फिर भी महज विधायक हैं। माननीय मंत्री के तौर पर देखने के लिए हम लोग तरस गए। अफसोस नहीं होता प्रहलाद जी आपको कि इतना लोकप्रिय नेता, इतना कुशाग्र नेता, इतना भाग्यवान नेता, और महज विधायक बनाकर ही पार्टी ने रखा हुआ है, कुछ आगे बढ़ने की बात ही नहीं हो रही? जी अब ये तो ऊपर वाले जाने, मैं इसमें इतना प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन वो योग्य हैं और जी। उन्हें तो मंत्री बनाया जाना चाहिए, मैं इतना कहता हूँ। तो प्रहलाद जी इच्छुक हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन थोड़ा प्रहलाद जी अपनी बातचीत को विस्तार देते हैं। कांग्रेस की कहानी क्या रही इस चुनाव में, क्या देख पाए आप कांग्रेस को? माननीय कमलनाथ जी का कहना है 2023 उनका और उनकी पार्टी का रहने वाला है, और बड़े ढोल भी पीटे गए परिणाम आने के बाद। आपने देखा होगा बीजेपी कार्यालय में जश्न था, पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी जश्न की कमी नहीं रही। कितना चिंतित है इन परिणामों को लेकर आप? चिंता की तो कोई बात नहीं है। 3.25 साल तक मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव टले थे, जी और पूरी तरह से नगरीय निकाय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के हाथ में चली गई थी। जी तो कहीं ना कहीं जनता की जो नीचे की आवाज थी वो ऊपर तक जा नहीं पाई। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं की बातें हर व्यक्ति विधायक जी तक नहीं पहुंच सकता, कमिश्नर तक नहीं पहुंच सकता, कलेक्टर तक बात नहीं जाती है। तो छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती है। 3.25 साल का सफर बड़ा होता है। जी इस बीच कुछ कठोर निर्णय भी अधिकारियों ने ले लिए गए होंगे, तो थोड़ा गुस्सा तो फिर सिटिंग सरकार पे ही आता है। जी तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इस 1 साल के अंदर सब सुधार देंगे। और जो अभी 1 वर्ष बाद, 1.5 सवा साल बाद जो चुनाव आने वाला है, जी उसमें कमलनाथ जी के मुगालते दूर हो जाएंगे। उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो कमलनाथ जी का मुगालते दूर हो जाएंगे, ये प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी एक थोड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है, इसमें एक सवाल जहन में आ रहा है, हुआ क्या इस बार आपके साथ? 15 साल से नगर निगम में भाजपा का कब्जा चला आ रहा है, महापौर पद पर भी भाजपा का प्रत्याशी जीतता रहा है। आपने उस परंपरा को कायम रखा, आप भी जीते, 8,000 मत से जीते, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 15,000 कम वोट से जीते। पिछला चुनाव 23,000 मतों से भाजपा का प्रत्याशी जीता था। ये वोटों में कमी को लेकर कुछ विचार हुआ क्या इतने दिनों में? क्या ऐसा हुआ? चेतन कश्यप जी की लोकप्रियता, आप जैसा छोटे कार्यकर्ता को दिया गया मौका, शिवराज सिंह और वीडी शर्मा के लोकप्रिय नेतृत्व के पीछे जनता का रुझान,
इसके बावजूद भी 15,000 वोटों का काम तमाम। कुछ समझ नहीं आया, समझ पाएंगे आप क्या हो गया ये? जहां तक मेरा मानना है कि लगातार कोई सरकार कंटिन्यू नगर सरकार अगर 20 साल से रहती है जी तो थोड़ा सा लोगों के अंदर अपेक्षाएं बढ़ जाती है उनसे। जी और ये कहीं ना कहीं 3.25 साल तक नगर निकाय में नगर सरकार नहीं होने के कारण जो असुविधाएं जनता को हुई होगी उसका थोड़ा बहुत गुस्सा तो निकालेगी जनता, ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन हम इस 1 सवा साल के अंदर वो सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। पूरा प्रयास करेंगे जनता को सारी सुविधाएं देने की, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए, सड़क, नाली, अच्छे बगीचे, स्वच्छता। वैसे भी हमारा रतलाम जो है सेव, साड़ी और सोने के नाम से जाना जाता है, जी तो अब इसके साथ हम चाहते हैं कि स्वच्छता के नाम से भी हमारा शहर जाना जाएगा। जी और मेरा एक ख्वाब है कि मैं रतलाम को ग्रीन रतलाम, क्लीन रतलाम बनाऊंगा। जी और काफी योजनाएं हमने इस बार जो मास्टर प्लान में हमने ली है, हमारा जो घोषणा पत्र रहा जी उसमें हमने रतलाम के गणमान्य नागरिकों को बैठकर उनसे पूछकर ही ये रोड मैप बनाया है और हम उसी के ऊपर पूरे 5 साल काम करेंगे। एक बात जानना चाहता हूँ प्रहलाद जी, आप तो नगर निगम में पहले भी सक्रिय रहे हैं, आपके बगल का ही शहर है इंदौर, स्वच्छता अभियान के अंदर का मध्य प्रदेश का डंका बजता है राष्ट्रीय स्तर पर। इंदौर की मिसाल दी जाती है, देश से ही नहीं दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं इंदौर की सफाई व्यवस्था को। कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं आप इंदौर से, फिर भी स्वच्छता अभियान में रतलाम काफी पिछड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी गई क्या? क्या ऐसा है? मालवा की संस्कृति इंदौर में भी है, मालवा की संस्कृति रतलाम में भी है, पर इंदौर शीर्ष पर और प्रहलाद पटेल सपने के तौर पर देख रहे हैं कि हाँ रतलाम का भी ऐसा कुछ हो जाए। अड़चन क्या रही? भाजपा ही तो रही 15 साल से, फिर भी अड़चन रही। साकार करने के लिए आया हूँ और आप और हम सामने ही हैं। आप देखेंगे कि जनसंख्या के मान से मेरा शहर रतलाम नंबर 1 आएगा। जी इसके लिए चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े, इसमें जनता को भी आगे आना होगा। मुझे एक हाथ जनता का चाहिए, जी 10 हाथ हम लगाएंगे, क्योंकि स्वच्छता के अंदर जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। इंदौर शहर में जनता आगे आई है, वो वहाँ पे थूकने से पहले भी परहेज करते हैं, वो जी कचरा सड़क पे खुद भी नहीं डालते हैं, अपने आंगन को वो खुद स्वच्छ रखते हैं। वहाँ की जनता में जागरूकता आई है, उसी तर्ज पर हम रतलाम की जनता को जागरूक करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो विषय है स्वच्छता का, ये जनता से जुड़ा हुआ है और रोज सुबह कचरा होता है। जी जिस तरह से हमारे जहन में होता है कि सूरज उगेगा, जी उसी तरह से नगर निगम को पता है कि सुबह कचरा भी मिलेगा। जी और सिस्टम है, गाड़ियां हैं कभी खराब हो जाती है, अभी सब सिस्टम में हमें जाना होगा। हमारे यहाँ पे जो वर्कशॉप है, कर्मशाला है, वो काफी तरह से काफी कठिनाई है उसके अंदर। जो नई गाड़ियां आती है बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसके अंदर जाना होगा कि आखिर कर्मशाला में ऐसा हो क्या रहा है, मेंटेनेंस सही क्यों नहीं है। क्योंकि पूर्व में तो मैं पार्षद था और इस विषय में मैं आवाज भी उठाता था, जी लेकिन अब काफी सिस्टम मेरे हाथ में आएंगे तो बदलाव तो दिखेगा। बदलाव दिखेगा, ये प्रहलाद जी कह रहे। प्रहलाद जी एक विषय पे और बात करना चाहता हूं आपसे, वो है नगर निगम की आत्मनिर्भरता को लेकर। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हमेशा आह्वान करते हैं हर संस्था को, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर नगरीय निकाय के संदर्भ में देखने में आता है कि नगर निगम, नगर पालिकाएं अपने कर्मचारियों का वेतन भत्ता ही निकाल कर दे दें, यही बहुत होता है। हर मसले के लिए राज्य सरकार की ओर टकटकी बांधे हुए देखते हैं। रतलाम नगर निगम इस दृष्टि से किस हालत में है और आने वाले समय के लिए इसको लेकर आपकी कोई योजना है? इस पर कुछ प्रकाश देंगे? देखिए, जल कर जो रतलाम को मिलता है जी वो जो व्यवस्था है हमारी ढोलावाड़ से पानी लाने की होती है। जी 33 किलोमीटर दूर से पानी आता है, बड़ी लंबी व्यवस्था है। और अभी जो 2 लाइनें हमारी डली हुई है ढोलावाड़ से, वहां पे एक इंटेक्वेल हमको और बनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी की हमारे पास सुविधा की कमी नहीं है। स्टोरेज हमारे पास ढोलावाड़ में काफी है पानी का, जी लेकिन शहर के अंदर जो टंकियां हैं वो थोड़ी कम है, जिससे हर क्षेत्र में प्रेशर से पानी नहीं मिल पाता है। कहीं कहीं जो 40-40, 50-50 साल पुरानी लाइनें हो गई है पानी की, उनका लीकेज बराबर रहना, इसमें मेंटेनेंस काफी जाना। और जो जल कर मिलता है वो इतना नहीं मिल पाता है। आय और व्यय में एक बड़ी दूरी है, जी एक बड़ा गैप है। जी तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं, उसमें भी हमारे रतलाम नगर की जनता की शिकायत रहती है कि आप पानी का पैसा पूरे महीने का लेते हो और पानी एक दिन छोड़ के एक दिन देते हो।
अगर उसका आकलन किया जाए तो जो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे रहे हैं और जो हम पैसा ले रहे हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर है कि बहुत ज्यादा घाटा जाता है जल प्रदाय को। जी फिर भी एक ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को पानी रोज देना हमारा कर्तव्य बनता है जी और हम इस पर पूरा प्रयास करेंगे कि जनता को रोज पानी मिले और इस घाटे को किस तरह से पूरा किया जाए, इससे भी बैठ के मंथन किया जाएगा। जी रही बात टैक्स की, तो हमारे शहर में काफी घर ऐसे हैं जिनमें दुकानें भी चलती है और लोग रहते भी हैं, जी लेकिन वो टैक्स हमें आता है सिर्फ हाउसिंग का, कमर्शियल टैक्स आता नहीं है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अपने शहर को, अपने देश को आगे लाना है तो जनता का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। सरकारें अकेली मिलकर देश को समृद्ध नहीं बना सकती। तो प्रहलाद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का रतलाम नगर निगम पर कब्जा है। पिछले 20 साल से लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश पर कब्जा है। 2003 में सरकार आई, 2022 आ गया, 15 महीने के लिए कमलनाथ जी आए, हटा दीजिए तो भी 18.5 साल के करीब समय हो जाता है। 8 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार देश में है। तो अभी आप स्वयं इस कार्यक्रम में स्वीकार कर रहे हैं कि रतलाम के नागरिकों को एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति हो पाती है उस देश में जहां पर बताया जा रहा है कि हर घर जल योजना लागू की गई है। इस विफलता के लिए, इस तकलीफ के लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं प्रहलाद पटेल जी कि रतलाम नगर निगम क्षेत्र के अंदर लोगों को नियमित पानी की सप्लाई नहीं मिलती? विफलता नहीं है, माननीय नरेंद्र जी मोदी की सरकार, माननीय अटल जी की सरकार आने के बाद जी मैं आपको बताऊं कि ग्राम सड़क योजना माननीय अटल जी ने शुरू की है। जी 70 साल के राज में कांग्रेस ने तो गांव को सड़क से, शहर को जोड़ा भी नहीं था। जी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रही जिन्होंने गांव को सड़क से जोड़ा, शहर से जोड़ा। प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत में देखा जाए तो मील का पत्थर साबित हुई है। जी हर गांव के अंदर विकास तेजी से होना शुरू हुआ, गांव की उपज जल्दी से जल्दी मंडियों तक जाने लगी। बिजली बिजली यहाँ तक कि बिजली हर घर नहीं थी कांग्रेस के शासन में। माननीय नरेंद्र जी मोदी के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गांव अब बाकी होगा जहां पर बिजली नहीं गई हो। 70 साल का जो कांग्रेस का कुशासन था उसका भरपाई आज तक हम लोग कर रहे हैं। और आज जो स्पीड से विकास कार्य चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यूं ही लोग वोट नहीं दे रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में, मुझे नहीं लगता कि उनसे इतना राज किसी ने मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी प्रदेश में किसी मुख्य अन्य ने किया हो। मुख्यमंत्री जी ने, उनका एक रिकॉर्ड है, उन्होंने मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाया। कृषि में कृषि कर्मठ अवार्ड मध्य प्रदेश को लगातार उनके नेतृत्व में मिला। विकास कार्य भी कंटिन्यू उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में आप देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो भी बन के तैयार हो रहा है। गडकरी जी की जो सोच है वो विकास के लिए कितनी बेहतरीन है वो आपको भी पता है। जनता को कहीं ना कहीं प्रहलाद जी के मैंने सवाल किया था रतलाम के माननीय नवनिर्वाचित महापौर से, उत्तर मुझे ऐसा लग रहा है दे रहे हैं रतलाम के सम्मान्य सांसद या रतलाम के सम्मान्य विधायक। मैंने नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर टिप्पणी नहीं की, मैंने शिवराज सिंह चौहान जी के काम को लेकर टिप्पणी नहीं की। मैंने तो केवल इतना समझना चाहा प्रहलाद जी आपके माध्यम से कि इतने लंबे समय से तीनों जगहों पर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है रतलाम के संदर्भ में, देश में, प्रदेश में और शहर में, फिर भी रतलाम की जनता को पानी की आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है। इसके लिए प्रहलाद पटेल जी किसको दोषी मानते हैं? इसका उत्तर आपने नहीं दिया। बाकी मुझे पूरी तरीके से आपने बताया कि भाजपा ने क्या कमाल का काम देश और प्रदेश में किया है। ये रतलाम के संदर्भ में कौन बताएगा प्रहलाद जी? ये दायित्व मेरा बनता है और मैं तो कल 7 तारीख, परसों 7 तारीख को शपथ लूंगा जी और इसका आप मुझसे 2 साल बाद बात करेंगे अपन जी कि हमने रतलाम को किस लेवल पर ले गए हैं। दूसरा, मैं रतलाम को जल में खुद आत्मनिर्भर करने वाला हूँ। जी मेरी एक योजना है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जी मैं हर घर को ट्यूबवेल से जोड़ना चाहता हूँ, छत के पानी को। जी हमारे शहर का जो टीडीएस है जल, भूजल का, वो 900 से लेके 1800 तक का टीडीएस है पानी का, जो कि बिना आरओ के आप पी नहीं सकते हैं। इसलिए हम निर्भर हैं झोलावाड़ के पानी का नल पे, जो नगर निगम मीठा पानी देता है उसके ऊपर निर्भर है। और मैं इसमें पूरा प्रयास करने जा रहा हूँ कि हमारा घर, जो रतलाम के जितने भी घर हैं, जिनके भी घर में ट्यूबवेल है, वो बारिश का पानी सहेज कर अपने ट्यूबवेल के अंदर ले जाएंगे। ऊपर से जो पानी बरसता है भाई साहब, वो 50 टीडीएस का होता है। जी
और हमारे यहाँ जो शहरों के अंदर टोटल सीमेंट कंक्रीट और रोडें बन चुकी है, तो पानी जमीन के अंदर जा नहीं पाता है। जो भी पानी जाता है वो एग्रीकल्चर लैंड से ही जमीन के अंदर जाता है। और एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल वाले खाद का उपयोग होता है, वही घुल कर जमीन के अंदर जाता है और माँ धरती का आंचल उसी पानी से भरता है। अगर हम 50 सीडीएस के पानी को बिना मिट्टी को टच करे छत से सीधा होल के अंदर से अपने जमीन के सोर्सेस को भर देंगे, तो सीधी सीधी बात है कि टीडीएस जो 50 सीडीएस का जो पानी है वो सीधे जमीन में जाएगा बिना मिट्टी में टच हुए, तो अंदर का भूजल जो है वो फुल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा जी। और वो टीडीएस 150 के लगभग आ जाएगा। तो बटन दबाते ही पानी गर्मी में भी घर में अपने को यूं ही मिलेगा। अगर 2-4 दिन की व्यवस्था कभी गड़बड़ भी होती है गर्मी में पानी की, तो उससे हमारा शहर आत्मनिर्भर हो जाएगा और मैं इसके लिए बहुत ताकत से काम करने वाला हूँ। तो प्रहलाद पटेल जी ने बड़ी उम्मीद भरी बात हमारे से की है। रतलाम जो पानी के संकट से लंबे अरसे से जूझ रहा है, प्रहलाद पटेल जी का सपना है कि वह कुछ ऐसा ठोस काम कर दिखाएंगे जिसके चलते बाकी मामलों में आत्मनिर्भर जो कर सकता है वो करे, पर रतलाम को पानी के संदर्भ में आत्मनिर्भर जरूर वह बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। 2 साल बाद वो मुझे आमंत्रण दे रहे हैं फिर से बात करने के लिए, उनके आमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं। प्रहलाद जी ने तमाम मुद्दों को लेकर आशा भरी उम्मीद हमारे बीच में जगाई है, लेकिन हमारी बातचीत खत्म नहीं हुई है। हमारे कार्यक्रम का समापन होता है सीधे जनता से बात के तौर पर। तो प्रहलाद जी, रतलाम की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से रतलाम की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आप हैं और जनता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से? जी, मेरे रतलाम शहर की जनता बड़ी दिलदार है, उनका दिल इतना बड़ा है, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और मुझ पर विश्वास जताया है। और जो प्यार और जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, ये सिर्फ 5 साल ही काम करने के लिए नहीं दिया है। मैं महापौर रहूं या ना रहूं, मैं उनके लिए ऋणी हूँ और मैं सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को उन्होंने लाइक किया है, माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व को उन्होंने पसंद किया है और इसीलिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और मैं रतलाम की जनता के जो भी उनके सपने हैं उन सबको पूरा करने के लिए कटिबद्ध हूं और मैं उनकी सेवा सतत करता रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ में प्रहलाद पटेल जी, रतलाम के नवनिर्वाचित महापौर, जिन्होंने 2 बातों के संदर्भ में आश्वस्त किया है। एक, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रतलाम को ऊंचाई पर ले जाना, और दूसरा, पानी के संदर्भ में रतलाम को आत्मनिर्भर बनाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत रतलाम के नवनिर्वाचित महापौर प्रहलाद पटेल के साथ में। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए महापौर से आपको रूबरू कराने के लिए, लेकिन अब मुझे दीजिए सादा प्रणाम।